नमस्कार, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रायगढ़ में भगवान गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कोंकण में 17,355 गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। जिले में कई जगहों पर गणेश विसर्जन के लिए बड़े इंतजाम किए गए। कई जगहों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए तो कहीं कोरोना नियमों का उल्लंघन ताकि न हो, इसके लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले। रायगढ़ जिले के सातपुरे कोकण में गणेश उत्सव एक लोकप्रिय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर को गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी। रायगढ़ पुलिस क्षेत्र का अगर हम बात करें तो पूरे रायगढ़ पुलिस क्षेत्र में घरेलू और सार्वजनिक 1,182 गणेश मूर्तियां स्थापित हुई थी। घर की परंपरा के अनुसार किसी के घर में 1.5 दिन का, किसी के घर में 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन की गणेश मूर्ति की स्थापना की जाती है। आज जो देखें तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश मूर्तियां जो है आज सब जगह पे विसर्जित होने वाली है। रायगढ़ जिले में पूरे तरीके से 17,355 मूर्तियां आज विसर्जित होने वाली है। कोरोना के पृष्ठभूमि को लेकर सरल तरीके से ये गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। कोई भी रैली या जुलूस आज निकलने वाला नहीं है। रायगढ़ पुलिस ने हर जगह जगह पे पुलिस अधीक्षक अशोक दुधे इनके मार्गदर्शन में बड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। अगर देखें तो समुंदर हो, तालाब हो, नदियां हो, यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो, सुरक्षित तरीके से ये त्यौहार मनाया जाए, इसके लिए जीव रक्षक हो या पुलिस का कड़ेकोट बंदोबस्त भी यहाँ पे लगाया गया है। कौन सा भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए पूरी तरह से खबरदारी ली गई है। आज गणेश उत्सव को लेकर कोरोना है और भारतीय मौसम विभाग ने जो है भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज सुबह से भारी बारिश है तो भी लोगों का उत्साह आज कम होते हुए दिखाई नहीं नजर आ रहा है। लोगों में उत्साह है, खुशियाँ है। आज गणेश मूर्तियों का हर जगह जगह पे विसर्जन होने वाला है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। नागपुर जिले में गणपति का विसर्जन अलग अलग तालाबों में किया गया। वहीं नागपुर के राजा को कोराडी के तालाब में विसर्जित किया गया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। वहीं नागपुर के राजा के विसर्जन का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेश ढोरे ने। अनंत चतुर्दशी के दिन आज नागपुर के सबसे बड़े गणपति का यहाँ पर इस तालाब में विसर्जन हो चुका है। जहाँ पर नागपुर के राजा का अभी कुछ ही देर पहले इस तालाब में विसर्जन हुआ है। झूलेलाल इंस्टीट्यूट के लोगों ने अभी यहाँ पर बाप्पा का विसर्जन किया है। मैं उनसे बात कराऊंगा। गणपति का विसर्जन हुआ, अनंत चतुर्दशी है आज। क्या कहेंगे बाप्पा को, क्या गुजारिश की, बाप्पा को क्या प्रार्थना किया? भगवान से यही प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दे, सबको सुख शांति दे। देश में जितने लोग हैं, विदेश में जितने लोग हैं, सभी को सद्बुद्धि सुख शांति दे, आशीर्वाद अपना बनाए रखें और ये जो कोरोना का पेंडेमिक है इसे ख़त्म करें। अगले बार कोरोना का पेंडेमिक ना रहे, बाप्पा तब आएँ जब कोरोना का पेंडेमिक ना रहे, खत्म हो जाए। तीसरी लहर की भी संभावना बताई जा रही थी। जिस तरह से तीसरी लहर का भी नागपुर में देखा जा रहा है, तो कई तरह बाप्पा को भारत में पूरी तरह से कोरोना खत्म होना चाहिए। इसके लिए क्या आपके टेक्नोलॉजी, आपके झूलेलाल टेक्नोलॉजी के तरफ से क्या प्रार्थना की है? हमने सबको मोटिवेट किया है कि सबने वैक्सीनेशन कराना चाहिए, डबल वैक्सीनेशन कराना चाहिए, इसी से कोरोना खत्म होगा। मोदी जी का जो सपना है, जल्दी से जल्दी जितना वैक्सीनेशन हो जाएगा उतना अच्छा है। देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर विदर्भ के राजा का भी यहाँ विसर्जन हो चुका है और झूलेलाल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के यहाँ पर लोगों ने अभी यहाँ पर बाप्पा का विसर्जन किया और कोरोना पूरे भारत से खत्म हो जाए ऐसी प्रार्थना बाप्पा के चरणों में की है। यहाँ पर कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, नागपुर। तो मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसके लिए राज्य सरकार लोगों को भीड़ भाड़ से बचने की हिदायत दे रही है। मुंबई में धारा 144 भी लागू की गई है। फिर भी मुंबई के जुहू चौपाटी पर लोगों की बड़े पैमाने पर भीड़ दिखाई दे रही है। इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी संतोष मोरे ने। हम खड़े हैं मुंबई के सबसे बड़े जुहू चौपाटी एरिया में। जुहू चौपाटी एरिया में आप देख सकते हो कि किस प्रकार की भीड़
अभी फिलहाल में यहाँ पे जुटी हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र में 144 कलम लगाई है, जहाँ पे कम से कम लोगों को जमा होने की ताकीद दी गई है। लेकिन मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये संभावना के वजह से, गर्दी के वजह से फिर से वो लहर बढ़ सकती है। अभी हमारे साथ में है कुछ जो पर्यटक जो, और जिस प्रकार से अभी तीसरी लहर है, तीसरे छोटे बच्चों के लिए खासतौर वो बहुत धोखादायक मानी जा रही है। वैसे में आपने आपके बच्चों को भी लाया है, किस प्रकार से, जब राज्य सरकार ने नहीं कहा है ज़्यादा घूमने के लिए, एक जगह जमा होने के लिए, फिर भी आप बाहर निकले, तो इसको किस प्रकार से देखते हो आप? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बदलापुर से आया हूँ। यहाँ से काफ़ी 2 घंटे का रास्ता है। पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन में तो हम ज़्यादा बाहर निकले नहीं, और अभी जैसे थोड़ा माहौल थोड़ा शांत भी हो गया है। प्रिकॉशन तो रखना ही है, लेकिन बाहर निकले नहीं थे तो हमने भी सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आए, अभी लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, लेकिन बाहर निकलने में कोई। उधर कोल्हापुर में 10 दिन के सार्वजनिक गणेशोत्सव का विसर्जन भक्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन करते हुए 400 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कोल्हापुर में आज 10 दिन के गणेश जी का विसर्जन होने जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोल्हापुर में किस तरह से यहाँ पर जो पानी का जो तरापा बनाया हुआ है, यहाँ पर से इस तरापे पर गणेश जी की मूर्ति को रखकर ईरानी खानी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो बीच में ले जाकर श्री गणेश जी का विसर्जन करती है। आप इस तरह आप इस जगह आप देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर जो गणेश जी जो मंडल है कोल्हापुर के, वहाँ पर गाड़ियों की जो लाइन लगी हुई है। अभी सुबह से यहाँ पर तकरीबन 400 के आसपास लगभग गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है। अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने कड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से पानी में एनडीआरएफ की बोट तैनात की गई हुई है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के कई जवान यहाँ पर उपस्थित है, और हर जगह पर आप देख सकते हो कि हर एक जो गणेश भक्त है, हर एक के दिल में यही बात है कि कोरोना की वजह से जो कुछ संकट आया था, उस संकट वो बार बार ना आए। आप देख सकते हो कि पिछले महीने बाढ़ का जो भारी संकट आया था, उसे गणेश जी जो जिसे हम विघ्नहर्ता कहते हैं, वो हमें इस संकट से बचाए। और आज हर गणेश भक्त के दिल में यही बात है की गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। न्यूज वन इंडिया के लिए जय कराडे, कोल्हापुर। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के मंत्री जयंत पाटिल की एक ही गाड़ी में एक साथ सफर करने से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। एक और बीजेपी शिवसेना के फिर करीब आने की चर्चा शुरू हो गई। वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और बीजेपी के विधानसभा के विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस एक ही कार में सफर भी करते नजर आए। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ पर वित्तीय घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमैया 20 सितंबर को मुशर्रफ घोटाले की जानकारी लेने कोल्हापुर जाएंगे। दूसरी ओर सोमैया को कोल्हापुर जिला कलेक्टर से नोटिस मिला है और उन्हें कोल्हापुर जिले में आने से रोक दिया गया। इस नोटिस के बाद सोमैया ने खुद आरोप लगाया है कि ठाकरे सरकार मेरे दौरे को कमजोर कर रही है, मुझे गणेश विसर्जन के लिए जाने की अनुमति नहीं दी गई। सोमैया ने कहा कि दर्जनों पुलिस मेरे घर भेज दी गई। मैं हसन मुशर्रफ के घोटाले के बारे में और जानने के लिए कोल्हापुर जा रहा हूं, लेकिन मेरी यात्रा पर ठाकरे सरकार ने रोक लगा दी है। उधर बुल्ढाना जिले के मोहगांव के पास एक एसटी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एसटी बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली के
सुरजागढ़ हेडरी में नक्सलियों ने सोमाजी शेडमेक नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सूरजगढ़ मंदिर के पास एक हैंडपंप के पास उसकी गोली मारकर हत्या की गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों के हिंसक कार्रवाई से गढ़चिरौली पुलिस को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद नक्सल आंदोलन पूरी तरह से ठप हो गया था। इस हादसे के बाद एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में दहशत बन गई है। बीएमसी ने गणपति उत्सव के बाद अपने गृहनगर से शहर लौट रहे लोगों से कोविड-19 जांच कराने को कहा है। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि नगर निकाय ने गणपति उत्सव मनाने के बाद मुंबई लौटे लोगों की मुफ्त RT-PCR जांच कराने वाले 266 केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन महत्वपूर्ण हैं। बीएमसी ने गणपति उत्सव के बाद मुंबई लौटने वालों के लिए मुफ्त RT-PCR जांच करने वाले 266 केंद्र स्थापित किए हैं। लोगों के नमूनों की जाँच के परिणाम उनके घर पहुँचा दिए जाएंगे। मुंबई के 86.64% लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली एंटीबॉडी मिली है। इस आबादी में 85.07% पुरुष और 88.29% महिलाएं शामिल हैं। यह जानकारी साइन अस्पताल, ATI, चंद्रा फाउंडेशन और IDFC इंस्टीट्यूट के सीरो सर्वे में सामने आई है। मुंबई में हुआ ये 5वां सीरो सर्वे है। इसमें पिछले 4 सीरो सर्वे के रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुंबई महानगर पालिका का आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने एंटीबॉडी वाली आबादी पर खुशी जाहिर की है, लेकिन उन्होंने नियमों की सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इस लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। हिंगोली जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हर तरह से तैयारी की गई है। साथ ही लोगों से कहा कि लोग सावधानी बरतें, जो सबसे जरूरी है। हम तीसरी लहर की जोरों शोरों से तैयारी करनी चाहिए, वो नंबर 1 बात है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए लगने वाले बेड्स, उसके लिए लगने वाले डॉक्टर्स, उसके लिए लगने वाले मेडिसिन्स और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन, हम सभी महाराष्ट्र के हर PSC तक अभी एम्बुलेंसेस 1000 एम्बुलेंसेस हमने दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तरीके से तीसरी लहर के बारे में की जो तैयारी है, पूर्व तैयारी मैं कहूँगा, ये हम कर रहे हैं। रहा सवाल वैक्सीनेशन, ये भी एक तैयारी का ही मुद्दा है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन हम करते हैं बड़े पैमाने पर, टीकाकरण करते हैं, तो टीकाकरण से हम हमारे जनता की सुरक्षितता और मजबूत करते हैं। क्योंकि टीके के माध्यम से जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में तैयार होती है, उसके रहते हुए हम जो पेशेंट सीरियस होता है वो नहीं हो पाएगा, और इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शुभांगी भूटे ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। जैसे जैसे ये और तेज होगा, महाराष्ट्र में 20 सितंबर से और बारिश होगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले विदर्भ क्षेत्र में बारिश होगी। हालांकि यह ज्यादातर पूर्व से पश्चिम तक राज्य के उत्तरी हिस्सों को कवर करेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावनाएं हैं। रायगढ़ जिले में घाटियों से गिरने वाले झरने और खूबसूरत सफेद झरने पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हर साल बारिश के मौसम में इन झरनों का मजा लेने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक रायगढ़ आते हैं। रायगढ़ में खतरनाक हालात और कोरोना के चलते झरनों पर रोक लगी है। हालांकि देवकुंड जलप्रपात में हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। गाइड का काम करने वाली ग्राम पंचायत यह सब चलाती हैं। महाराष्ट्र में सरकार की ओर से रेशनिंग अनाज की व्यवस्था की गई है, लेकिन औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील में गरीब जनता को राशन दुकान पर सड़ा हुआ अनाज बांटा जा रहा है, जिसको लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। उधर एक्टर रजत बेदी इन दिनों एक कार एक्सीडेंट के कारण चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले रजत की कार से एक शख्स की मौत हो गई थी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रजत बेदी ने बताया कि राजेश बौद्ध की मौत के बाद वो उनकी फैमिली को आर्थिक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
फिल्म थलाइवी को लेकर कंगना की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी फिल्म में जयललिता का किरदार शानदार तरीके से निभाने के लिए कंगना की जमकर सराहना की। शांता ने कंगना की फिल्म के लिए तारीफ करते हुए एप्रिसिएशन लेटर भी दिया। इस बात की जानकारी कंगना ने शांता कुमार के लेटर का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बिग बॉस के नए सीजन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो के मेकर्स इस सीजन को होस्ट करने के लिए सलमान खान को 350 करोड़ रुपए देंगे। बता दें कि एक्टर ने अपनी फीस में 15% की बढ़ोतरी की मांग की थी। बिग बॉस OTT 18 सितंबर को समाप्त हुआ। मेरी जान, इस बार घर वालों को पहले ये जंगल करना होगा पार। कई सारे रियलिटी शो में नजर आ चुकी दिव्या अग्रवाल ने सबसे ज्यादा वोट हासिल करते हुए रियलिटी शो बिग बॉस OTT की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। करण जौहर ने 18 सितंबर को हुए शो के फिनाले में दिव्या अग्रवाल को विजेता घोषित किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।